चले, अब देखिए कल जो हम पढ़ाए थे किसान विद्रोह के प्रमुख कारण के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं, है ना, और उसका क्या प्रभाव पड़ा हम वो भी देख चुके हैं। आज का हमें ये समझना है सबसे पहले कि चूंकि आज का जो टॉपिक था हमारा क्या, 57 का जो विद्रोह, जितना भी 57 का विद्रोह कह रहे हैं, किसान का विद्रोह 57 से भी मतलब इफेक्ट रहेगा उसमें। किसान विद्रोह जितने भी सारे हुए थे पूरे भारत के स्तर पर, वो सभी विद्रोह को पढ़ना है हमको बारी बारी करके। लेकिन उससे पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए 57 से पूर्व भी कई सारे विद्रोह देखने को मिला हम लोगों को, 57 के बाद भी कुछ विद्रोह इसमें देखने को मिलेगा, इस चरण में भी और इस चरण में भी। यानी कि जितने भी सारे विद्रोह हुए उसको 3 चरण में बांट करके हम लोग रखते हैं। 57 से पहले का जितना भी विद्रोह होगा, उसके बाद 57 के बाद वाला विद्रोह, 57 के 1900 के बाद यानी कि 20वीं सेंचुरी का जो विद्रोह होगा, आपको तीनों विद्रोह में कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। देखिए 57 से पहले का जो विद्रोह था उसमें आप क्या चीज़ देख रहे, किसान जो थे वो काफ़ी शोषित हो रहे थे, काफ़ी वो नाराज़ भी चल रहे थे। अच्छा, नाराज़गी होने का रीज़न क्या था? यही सारा रीज़न होगा ना उस समय विद्रोह का। अच्छा, ये तो हम आपका आगे चल के बताएंगे। समस्या क्या था? कृषि का वाणिज्यीकरण, कॉमर्शलाइजेशन करना। कृषि का कॉमर्शलाइजेशन करने से क्या हुआ? खाद्यान्न का उत्पादन कम हुआ, अकाल पड़ा। अच्छा, किसान चूँकि जो जूट की खेती करने के लिए, अफीम की खेती करने के लिए जो ऋण लेने के लिए किसके पास जाता था? महाजन के पास जाता था। अच्छा, जब वो पैसा यानी कि जो ऋण था वो जब चुका नहीं पाता था तो फिर उसका ज़मीन क्या करेगा? गिरवी रख लिया जाता था। अच्छा, फिर वो जब गिरवी भी नहीं चुका पाएगा तो ऐसे में वो ज़मीन से बेदखल होने लगा, उसका ज़मीन जो है हड़प लिया जाता था साहूकार या फिर महाजनों के वजह से। तो उस समय का ट्रेंड ऐसा था कि किसान को बस ये समझ में आता था कि हमारा जो दुश्मन है वो बस यही है, महाजन, जमींदार, साहूकार जो था, यही लोग हमारे असली दुश्मन हैं। अंग्रेज़ों के बारे में वो सोच भी नहीं पा रहे थे कि वो हमारे असली दुश्मन हो सकते हैं। मतलब ओवरऑल हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपना दुश्मन नहीं समझ पा रहे थे कि मेरा ओरिजिनल दुश्मन कौन है, यानी कि पर्दे के पीछे कौन है। ये तो एक्टर है, एक्टिंग कर रहा है, असल दुश्मन तो कोई और था। तो उस समय, अच्छा एक चीज़ और आपको बता दें कि उस समय भी आंदोलन वगैरह होता था, लेकिन आंदोलन के रूप में जो नेता होता था वो कौन होता था? किसानों की इतनी हालत नहीं थी या फिर उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो कोई विद्रोह कर सके अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ जितने भी विद्रोह हुआ था उसका जो लीडर था वो कोई जमींदार या कोई शासक वर्ग ही कर रहा था। अच्छा, ये जमींदार और शासक वर्ग जो था वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्यों विद्रोह करेगा? हो सकता है ना कि ये जमींदार अपने ज़मीन से बेदखल हो गया हो, जमींदार अपने ज़मीन से बेदखल हो गया हो, शासक कोई जो राजा वगैरह होगा वहाँ का जो देसी शासक होगा उसका भी ज़मीन हड़प लिया हो। होता ना, पहले तो अंग्रेज क्या करता था, गोद निषेध की नीति लागू करके उसका पूरा उसका जो सत्ता से उसको हटा दिया जाता था। सत्ता से हटाया था ना इसके पहले, 57 से पहले हम लोग देखे थे ना, रानी लक्ष्मीबाई को भी सत्ता से हटाया गया था, अवध को भी कुशासन के आरोप में हटा दिया गया था। तो वो लोग जो नाराज शासक हैं वो लोग भी तो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करेगा। तो जो विद्रोह करेगा उसके पीछे जो फौज का जो जत्था था उसमें कौन लोग होगा? वही किसान लोग होंगे। तो किसानों को, अब देखिए, अब जमींदार नाराज क्यों था? ये तो शासक वर्ग का हम लोग समझ लिए। जमींदार नाराज इसलिए था क्योंकि वो समय पर टैक्स नहीं चुका पाता था। उस समय एक नियम चलता था कि जब जमींदार समय पर कर नहीं चुका पाएगा, यानी एक कौन सा कानून चलता था? सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून में क्या बोलता था कि सूर्य के अस्त होते होते अगर जमींदार अंग्रेज़ों को कर नहीं चुका पाया तो वो ज़मीन से उसको बेदखल कर दिया जाता था। तो वो भी जमींदार भी नाराज, शासक वर्ग भी नाराज, और किसान तो ऑलरेडी पहले से पीड़ित चल रहे हैं। तो ऐसे में ये सब मिल करके आंदोलन करेंगे किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ। लेकिन नेता कौन बनेगा? नेता जमींदार बनेगा। नेता ये आपका जो साहूकार या फिर शासक जो है वो बनेगा। शासक वर्ग कौन होता था? शासक वर्ग जो देसी शासक था, जो उस क्षेत्र का जो राजा हुआ करता था, देसी शासक। अब वो देसी शासक जो है विद्रोह करेगा, लेकिन उस विद्रोह के पीछे जो है पूरा बैकग्राउंड में कौन था? ये पूरा किसान सारे एकदम फौज के रूप में लड़ते थे। तो उस समय किसान के अंदर उतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो अपने से लड़ाई कर पाए, अपनी लड़ाई खुद कर पाए। नहीं, ये तो जमींदार और किसान, तो अभी भी आप देखते होंगे कि कई सारे जो आंदोलन होता है उस आंदोलन से एक नेता निकल कर आता है। एग्जाम्पल दें आपको, जैसे आम आदमी पार्टी के जो अभी जो लोग दिख रहा है, एक समय यही लोग लोकपाल के खिलाफ थे, मतलब लोकपाल लाने के लिए बात कर रहा था।
भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग आंदोलन किए थे ना, दिल्ली में जंतर मंतर के पास आमरण अनशन भी किए थे। ये आमरण अनशन उनका किसके खिलाफ था? लोकपाल लाओ। लोकपाल विधेयक लाने के पीछे का रीज़न ये था कि सरकार में अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसको उजागर करने के लिए एक स्वतंत्र टीम होना चाहिए, उसी का नाम दे दिया गया लोकपाल। लोकपाल, वो लोकपाल क्यों लाने के लिए बात बोला था? ताकि जो भ्रष्टाचार, जो सरकारी तंत्र में जो भ्रष्टाचार लोग हैं, या फिर कोई मंत्री हो सकता है, कोई नेता हो सकता है, मतलब नेता मंत्री तो एक ही हुआ, कोई भी ऑफिसर अगर करप्शन करता है उस पर त्वरित कार्रवाई कर सके। अगर सीबीआई भी भ्रष्टाचार होगा तो उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। मतलब सीधी सी बात है कि सरकारी तंत्र के बॉडी पर निगरानी रखने के लिए एक टीम की बात हो रहा था, उसी को लोकपाल कहते हैं। ये अन्ना आंदोलन से चला था पूरा मूवमेंट। आंदोलन इतना ज़बरदस्त चला कि पूरा देश के तरफ से समर्थन मिला था। हालांकि लोकपाल पारित हो नहीं पाया। कहाँ लोकपाल पारित? अभी आम आदमी पार्टी लोकपाल के बारे में कुछ बोलती है? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब खामोशी से चल रहा है, क्योंकि अब वो सत्ता में खुद आ गया है। अब उनको लगता है अगर लोकपाल आया तो फिर हमारे खिलाफ भी होगा। तो पहले तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में उसमें कौन थी, किनके खिलाफ हो रहा था? उसमें किनका आंदोलन चल रहा था? उसमें कांग्रेस था ना, उस समय कांग्रेस के खिलाफ चल रहा था उसमें आंदोलन। लेकिन मजे की बात देखिए कि जब सत्ता में आ गए तो फिर वो उस बिल की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके वजह से देखिए, उस अन्ना आंदोलन के वजह से क्या परिणाम निकला? एक नेता जरूर बन गया वो केजरीवाल, और वो सीएम भी बन गया, वो भी एक तरफा तरीके से। 49 दिन के लिए पहली बार सीएम बना था। उसके बाद तो आप समझ लीजिए कि 70 में से 68 सीट जीता, जब दूसरा बार जब चुनाव हुआ था वहाँ पे विधानसभा का। तो हर एक आंदोलन से एक नेता जरूर बन जाता है। अभी भी जो आंदोलन चल रहा था, जो किसानों का आंदोलन चलेगा, किसानों की तरफ से कोई नेता नहीं बन पाया, पर जमींदार नेता जरूर बन गया। राकेश टिकैत नेता जरूर बन गए। तो ये आंदोलन करता थे। आगे चल के आप देखिएगा कि ये किसान फिर आगे चल करके, अभी पहले इसको थोड़ा सा पहले, अभी देखिए किसान कोई स्वतंत्र विद्रोह कर पा रहा था? किसान अपने तरफ से स्वतंत्र विद्रोह कर पा रहा था? नहीं। किसके मदद से विद्रोह हो रहा था? ये सत्ता, देखो, सत्ताच्युत जमींदार, इसका मतलब क्या? जिसको सत्ता से हटा दिया गया उसको सत्ताच्युत बोलते हैं। सत्ताच्युत जमींदार और शासक वर्ग ने किया। ठीक है, ये तो समस्या हम लोग पहले ही समझ चुके थे। अब 57 से लेकर के 1900 के बीच आप देखिए, अभी भी किसानों का कोई वर्ग नहीं है। किसानों का वर्ग तो पहले भी नहीं था, अभी भी किसानों का कोई वर्ग, अभी भी किसान उतना मैच्योर नहीं हुआ है। हालांकि 57 की क्रांति की वजह से उनको ये बात तो समझ में आया कि मिलजुल कर, अगर संगठित हो करके अगर हम किसी के खिलाफ आंदोलन करेंगे तो हम अपनी बात को मनवा सकते हैं। ये बात उनको समझ में आ चुका था। अब 57 से 1900 तक के बीच अगर हम बात करें तो किसान अभी भी विद्रोह करेंगे। ठीक है, वो अच्छा, 57 से पूर्व कौन कौन सा विद्रोह हुआ था? कुछ ध्यान में है? देखिए मेरे पास लिस्ट है, आपको बता देते हैं। ठीक है, 57 से पहले आपको किसानों के द्वारा कौन कौन सा विद्रोह हुआ था? भाभी, सबसे पहले आप देख लीजिए सन्यासी विद्रोह। अभी आपको देखिए जब ये विद्रोह का पूरा लिस्ट बताएंगे ना तो वहां पर आप देख लीजिएगा, सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से 1800 के बीच हुआ था। उसके बाद आपका नील विद्रोह तो अभी इसके बाद होगा, पावना भी बाद में होगा, तेभागा तो खैर बहुत लेट से होता है। लेकिन कम से कम सन्यासी विद्रोह के बारे में आपको बताएंगे। सन्यासी विद्रोह में आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। जब पूरा विद्रोह वाला टॉपिक बताएंगे ना, फिर आपको हम तीनों में कंपेयर करके भी बताएंगे। देखिए इसके बीच हुआ था, तो देखिए अभी भी किसान विद्रोह करने के लिए उतना मैच्योर नहीं हुए। आंदोलन करने में के लिए मैच्योरिटी थोड़ा सा चाहिए होता है, वो समझदारी अभी किसानों के अंदर विकसित नहीं हुआ था। अब आगे चल के देखिए, अभी भी देखिए इस विद्रोह में मिडिल क्लास साथ दे रहा है क्या? मध्य वर्ग साथ नहीं दे रहा है। पढ़ा लिखा वर्ग किसानों को सपोर्ट कर रहा है क्या? 57 के बाद थोड़ा वो सपोर्ट करना स्टार्ट करेगा। और 20वीं सदी में तो पढ़ा लिखा वर्ग जो है किसानों के लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार हो जाएगा। अभी देखिए किसान आंदोलन जब हुआ था, पढ़े लिखे लोग भी शामिल थे कि नहीं उसमें? क्या? अब देखिए, अब यहाँ कहता है कि जो किसान विद्रोह कर रहे थे वो जमींदारी प्रथा के विरुद्ध विद्रोह नहीं था। वो इनकी समस्या जमींदारों के खिलाफ नहीं थी, इनकी समस्या किनसे खिलाफ? मतलब ये जो जमींदारी प्रथा था उससे समस्या नहीं है, समस्या था जो जमींदारों का जो के माध्यम से जो शोषण हो रहा था उससे परेशान थे। लगान का जो राशि ज़्यादा था, जो टैक्स ज़्यादा चुकाना पड़ता था, उस वजह से परेशान थे। और बेदखली, जो भूमि से उनको बेदखल कर दिया जाता था, प्रॉब्लम उनको इन वजह से था। बाकी अंग्रेजों का जो जमींदारी प्रथा चल रहा था उससे प्रॉब्लम नहीं था उनको। बस ये चाहते थे आप जमींदार हो, बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें ज़मीन से बेदखल मत करो, ज़्यादा लगान मत लो, लगान उतना ही लो जितना कि हम वहन कर पाएँ। तीसरा,
शोषण थोड़ा कम करो, तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समस्या तो बेदखली से था, समस्या लगान से था और शोषण के प्रति समस्या था। उसके बाद देखिए सूदखोरी के खिलाफ भी प्रॉब्लम नहीं था इनको। मतलब आपसे अगर हम पैसा लेते हैं तो आप बदले में क्या लेते हो? ब्याज लेते हो, इंटरेस्ट लेते हो। तो समस्या इंटरेस्ट से नहीं है, समस्या क्या है? धोखाधड़ी। तो सूदखोरी के खिलाफ नहीं बल्कि महाजनों की धोखाधड़ी। धोखाधड़ी मतलब क्या? लिए हैं पैसा कुछ और ठप्पा लगवा लिए कुछ और। पूरा ज़मीन का कागज़ पर ही ठप्पा लगवा देता था वो लोग। देखे ना बॉलीवुड का पुराने मूवीज़ देखिए ना कि लाला कैसे जो है ज़बरदस्ती पकड़ के अंगूठा जो है लगवा देता था। बहुत सारा मूवीज़ है। मिस्टर क्या नाम है वो अरे यार मदर इंडिया देख लीजिए। पुराने फिल्मों में बहुत सारा सुनील शेट्टी का मूवी देख लीजिए। मतलब समझ रहे ना? तो मामला किस चीज़ का है? धोखाधड़ी। प्रॉब्लम धोखाधड़ी से है। अच्छा, इस बार विद्रोह खुद किसान करेंगे। मजे की बात ये देखिए, अब किसान धीरे धीरे विद्रोह करने के लिए अब उनके अंदर जागरूकता आ चुका है। 57 के विद्रोह में प्रैक्टिस कर चुके थे, लगा था कि हाँ भाई हम भी विद्रोह कर सकते हैं। तो अब ये धीरे धीरे नेतृत्व संभालने लगेगा। अब ये नेतृत्व करता नहीं ढूंढेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी भी जो नेता होंगे वो अपने अपने क्षेत्र का ही होगा। पूरा राष्ट्र के स्तर पर कोई नेता होगा क्या? नहीं होगा ना। अब देखिए इस समय किसान उपनिवेशवाद के विरुद्ध नहीं बल्कि महाजनों, साहूकारों और जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह होगा। बात समझिए, अभी जो विद्रोह होगा वो उपनिवेशवाद के विरुद्ध नहीं। उपनिवेशवाद मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध। क्योंकि हम किसके उपनिवेश थे? अंग्रेजों के उपनिवेश थे, यानी अंग्रेजों के हम गुलाम थे। यानी ये जो गुलामी वाला जो सिस्टम था, जो हम राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जो हम गुलाम थे, यानी आर्थिक रूप से जो गुलाम थे, हम उसके खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं। हम बात करें किसके खिलाफ? महाजनों के खिलाफ। अंग्रेजों के खिलाफ तुम बात ही नहीं कर रहे हैं, साहूकारों के खिलाफ और जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह करेगा। बात समझ में आया? अभी इसको उपनिवेशवाद का पहचान नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी गुलामी समझ कहाँ आया है। अभी तो जब लाला क्या नाम है उनका, मतलब कि अनब्रिटिश एंड पॉवर्टी रूल जो किताब लिखे हैं, लाला लाजपत नाना दादा भाई नौरोजी जी, लाला लाजपत राय कह रहे हैं। अभी तो वो धीरे धीरे लोगों को जगाने का शुरू करेंगे वो। अब समझिए, अब कृषक कानूनी अधिकारों के प्रति क्या हो जाएंगे? अब किसान अपने अधिकारों के प्रति क्या हो जाएगा? पूरी तरह से सजग हो जाएगा। बात समझ में आया? अब आगे देखिए, 20वीं सेंचुरी में जाने के बाद यही जो किसान आंदोलन है वो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ जाएगा। इसका मतलब है कि अभी भी आप जो 57 से 1900 तक के बीच में देखेंगे, अलग अलग क्षेत्र में विद्रोह तो हुआ, लेकिन वो विद्रोह आपस में कनेक्ट नहीं हो पाया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको हम बोलें कि इसके बीच जो विद्रोह हुआ था आपका, जैसे चंपारण सत्याग्रह हुआ, हालांकि चंपारण सत्याग्रह तो बाद में हुआ, उसको तो बाद में, जैसे पावना हुआ, नील विद्रोह हुआ, दक्कन का विद्रोह हुआ, पंजाब में किसान विद्रोह हुआ, असम का विद्रोह हुआ। इन सभी विद्रोह में आप एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर जो विद्रोह होगा वो अपने अपने क्षेत्र में होगा। इन सारे विद्रोह का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था। अगर सारे विद्रोह अगर एक साथ हो गए होते फिर तो अंग्रेजों को फिर बोरिया बिस्तर समेट के जाना पड़ता। हालांकि उस समय विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, बल्कि किसके खिलाफ था? जमींदारों के खिलाफ था। नील विद्रोह जब आपको पढ़ाएंगे वहाँ पे, मतलब नील विद्रोह, दक्कन के विद्रोह में तो इतना खतरनाक लेवल पे है कि साहूकार और महाजनों का तो पूरा घर में ही आग लगा देते हैं किसान। इस मूड में आ चुके थे वो अभी जब पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे आपको फिर बताएंगे वहाँ पे दक्कन के दंगे में क्या हुआ था। तो 20वीं सेंचुरी में देखते हैं कि किसान एक वर्ग के रूप में आया। अब किसानों का अपना एक क्लास हुआ। अब सारे किसान लोग संगठित होकर के विद्रोह करेंगे। उसके बाद अब वो अपने असली दुश्मन यानी किसको? अंग्रेज को पहचान सकेंगे। अब यानी कि अब उनको उपनिवेशवाद की समझ विकसित हो जाएगी कि हम लोग वास्तव में क्या है? गुलाम हैं। तीसरा, पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर किसान विद्रोह होना स्टार्ट हो जाएगा। और चौथा पॉइंट, किसान विद्रोह अब राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया। तो ये था हम लोगों का पूरा फॉर्मेट, किसान आंदोलन का जो अलग अलग स्टेज जो हम देखेंगे। अब जो इसको मिटाने के बाद हम लोग देखते हैं अलग अलग विद्रोह के बारे में। ठीक है, तो पहले पॉज कर लेते हैं, फिर एक एक करके देखते हैं। हाँ चलिए, अब देखिए प्रमुख किसान विद्रोह जो है, अब उसमें हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार के विद्रोह देख लेना है। कुल मिला के जितना हमारे पास नोट्स, लूसेंट, क्राउन, जहाँ जहाँ से मिला, जितना भी आंदोलन था हम करीब करीब सारा छांट लिया। अगर कुछ बच जाए तो आप लोग भी साइड से कर लीजिएगा। एग्जाम का पता नहीं कब क्या पूछ लेगा,
है ना, क्योंकि अभी किसान विद्रोह जो है, किसान आंदोलन बहुत ही फेमस चल रहा है अभी, है ना। सरकार किसानों के द्वारा जो किया गया विद्रोह था उसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है, ये तो पता चल रहा है सरकारों के माध्यम से। वरना इतना दिन लाइन में क्यों खड़े होते? अगर सरकार को किसानों का इतना ही चिंता होता तो इतना दिन थोड़ी लाइन में लगा के खड़ा रखते। आपने एक बात बताओ, गवर्नमेंट के माध्यम से जो हमारे जो वजीर आजम हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, एक भी कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अपने शासनकाल के टाइम में? कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं? सबसे ज़्यादा यही किया होगा। कौन? प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ उनका? अभी देखे मीडिया को इंटरव्यू देते हुए देखे हैं? मन की बात करते हैं, कौन सुनता है? खुद ही बोलते हैं, खुद ही समझते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे वो बात तो दिख नहीं रहा है। मन की बात अच्छी है, मानते हैं वो बातें, नहीं समझे, वो बातें मन की बात वो कहते हैं, बस वो अपने मन की बात कह के निकल जाते हैं। जनता के लोगों के मन की बात कौन करेगा? आप वजीर आजम हो, प्रधानमंत्री, वो अपने मन की बात कह के निकल जाते हैं संडे संडे। लेकिन जो आम लोग हैं, जो मुद्दा होता है ना, जो जरूरी मुद्दा होता, उस पर बात कौन करेगा? कोई कायदे का प्रधानमंत्री जो होता है वो पत्रकार को इंटरव्यू देता है, पत्रकार उनसे सवाल पूछता है और उसका जवाब देना, क्योंकि आप अगर 5 साल से हो, 10 साल से हो, आपको हिसाब देना पड़ेगा ना। इस 10 साल में आप कौन कौन सी योजना बनाए, कौन कौन सी योजना आपका सफल हुआ कि नहीं हुआ, योजनाओं पर बात करेगा ना भाई। बिहार का मुख्यमंत्री ऐसा करता है। इन्फ्लेशन पे बात होना चाहिए था, पॉवर्टी पे बात होना चाहिए था, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात होना चाहिए था, वो तो बात ही नहीं करते हैं। वो तो किसानों को भी बीच में बोल दी कि मतलब उसके जो मंत्री लोग थे वो लोग कहते ये खालिस्तानी है। रिजल्ट समझ में आ गया? मतलब आप अगर सरकार के खिलाफ विद्रोह करते हो तो ये जो वर्तमान सरकार है, हम तो खुल के वीडियो में कह रहे हैं, अगर देखिए ठीक है, हम मानते हैं कि अपनी जगह पे मेरा प्रोफेशन है पढ़ाना, पर सही को सही और गलत को गलत कहना भी हमारा हक बनता है, और हम कहेंगे। हम टीचर से पहले क्या हैं? एक नागरिक हैं, और एक सजग नागरिक होने के नाते हम कह रहे हैं कि जो बातें जिस सरकार की हमें अच्छी लगेंगी उसकी हम तारीफ भी करेंगे, और जो बातें अच्छी नहीं लगेंगी हम उनकी बुराई भी करेंगे। और ये हमारा अधिकार संविधान खुद देता है कि हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं, और वो कुछ भी गलत नहीं है अपने मामले में। बात समझ में आ रहा? लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आप जिनको सत्ता की बागडोर दिए हैं, चूँकि हम वोट दिए तभी वो बने हैं, और एक वोट का कीमत बहुत होता है, और अपने वोट का जो कीमत है वो हम समझते हैं, हिसाब तो ले करके रहेंगे, यूं ही तो नहीं छोड़ सकते ना। एक वोट दिए भाई, अब एक कीमत, एक वोट का कीमत हम समझते हैं, और पाई पाई का हिसाब लेंगे। और ऐसा तेवर सभी पब्लिक में होना चाहिए। देखिए प्रोफेशन मेरा पढ़ाना लिखाना, हर आदमी का प्रोफेशन अपना अपना अलग अलग होता है, लेकिन वो सबसे पहले क्या हो, किसी भी प्रोफेशन में जुड़ने से पहले वो क्या है? एक सिविलियन है, नागरिक है, और एक सजग नागरिक सरकार से बिल्कुल सवाल पूछ सकता है। अभी कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस से पूछते, बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी से पूछेंगे, जिसकी सरकार आएगी उससे सवाल पूछेंगे। जो काम करेगा, जो योजनाएं लागू करेगा, जिनके वजह से देश में दिक्कत होगा, सवाल तो उन्हीं से पूछा जाएगा ना। अब ये थोड़ी कि हर चीज़ के लिए हम 10 साल 20 साल पीछे जाएंगे। अभी वर्तमान सरकार से आप कोई भी सवाल पूछो तो हर चीज़ के लिए नेहरू को जिम्मेदार मानते हैं। वो 10 साल पहले क्या हो उसके जिम्मेदार, अरे आप 10 साल से हो तो आपके 10 साल में रहने की वजह से क्या प्रभाव पड़ा, उस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। तो यहाँ से मुद्दे गायब हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि एक स्टूडेंट हो, टीचर हो, जिनकी जो बातें अच्छी लगती है आपको वो भी करना चाहिए, और जो बातें सही नहीं उसके बारे में भी बात करनी चाहिए। अब ये जो किसानों का विद्रोह हम पढ़ेंगे, ये क्या है? उस समय की जो वर्तमान सरकार थी उसके खिलाफ ही तो विद्रोह था। एक समय जमींदार साहूकार के खिलाफ विद्रोह था, जब लोगों को धीरे धीरे समझ में आया तो फिर वो सभी के खिलाफ विद्रोह होने लगेगा। ठीक, अब देखिए सन्यासी विद्रोह, एक एक करके हम नाम बोलते जाते हैं, फिर चूंकि सबका डिटेलिंग आपको हम बताते जाएंगे। अब एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, पहले नाम पहले बता देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जाता है। सन्यासी विद्रोह कब हुआ? 1863 से, सॉरी 1763 से लेकर कब तक हुआ? 1800। नील विद्रोह, पावना विद्रोह, दक्कन के दंगे, पंजाब में कृषक आंदोलन, असम के कृषक आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, एका आंदोलन, अखिल भारतीय किसान संगठन का भी हुआ था, उसमें जो बिहार में संगठन का स्थापना हुआ था, बारदोली सत्याग्रह, मोपला विद्रोह, अखिल भारतीय किसान सभा जो 1936 में जो बहुत ही फेमस है, उसके बाद तेभागा आंदोलन, पुनप्पा वैलर, और कुछ एक जो छूटा हुआ था जैसे तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन के बाद जो विजोलिया किसान आंदोलन है,
ये आपका 1905 से 1913 के बीच हुआ था। तो आप लोग जब लिखिएगा इसके बीच एडजस्ट करने का कोशिश कीजिएगा। इसके बाद असम का जो कृषक आंदोलन है उसके बाद बीच में एडजस्ट कर लीजिएगा। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन वाला तो गड़बड़ हो गया, वो तो बाद में लिखे हैं। अवध किसान आंदोलन ये 1919 में हुआ था, तो वो आपके खेड़ा के बाद आप लिख सकते हैं। आंध्र आंदोलन 1923 से 38 में हुआ था, तो एका के बाद आप लिख सकते हैं। और मालाबार कृषक आंदोलन, ये सभी आंदोलन के बारे में जो एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? सबसे पहली बार ये आंदोलन का स्थान कहाँ पर था, किस जगह ये आंदोलन शुरू हुआ। जैसे सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था, नील विद्रोह बंगाल में हुआ था, मोपला विद्रोह जो आप नीचे देख रहे हैं, कहाँ गया मोपला विद्रोह? 12 नंबर ना, मोपला विद्रोह ये केरल में हुआ था। तो उस विद्रोह के स्थान का नाम पूछेगा, उसका डेट भी पूछ सकता है, बिल्कुल डेट पूछ सकता है। कम से कम ये आपको हायरार्की सजाने के लिए दे देगा। कभी कभी आपको ये चारों एक सीक्वेंस में दे देगा और ऑप्शन दे देगा कि भाई कौन सा विद्रोह पहले हुआ, कौन सा विद्रोह बाद में हुआ। इसका एक क्रम ध्यान रखना है। 1 2 3 4 या 2 3 4। हाँ, मतलब कि वो ऑप्शन क्या देगा, 1 2 3 4, 2 3 4 1, इस तरह करके दे देगा आपको। और आपको क्रम बताना है कि कौन सा आंदोलन पहले हुआ, इसलिए इनका क्रम ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्या क्या हम बोले आपको, क्या याद रखना है? आंदोलन का नाम याद रखना है, पहले तो नाम याद रखना है, फिर आंदोलन का वर्ष, आंदोलन का वर्ष, उसके बाद आंदोलनकर्ता, आंदोलनकर्ता, और उसके बाद क्या देखना है? कारण, कारण एवं परिणाम, ये सब ध्यान रखना है। तो नाम याद रखना, आंदोलन का वर्ष याद रखिएगा, तो इससे जो हायरार्की वाला जो क्वेश्चन आता है, जो क्रम में सजाना होता है, वो वाला बन जाएगा आपका। उसके बाद आंदोलनकर्ता, ज़्यादा संभावना है कि आपसे ये पूछा जाएगा, नाम पूछ लेगा, उसके आंदोलनकर्ता का नाम पूछ लेगा। जैसे कई बार देखते हैं ना, किसान सभा में कौन कौन से सदस्य थे, सदस्य का नाम पूछ लेता है। सहजानंद सरस्वती के बारे में बहुत सारा सवाल पूछा है ना। तो नेतृत्व करता है या फिर जो आंदोलन करता है उनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। कारण और परिणाम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिविल सर्विस में थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे जो क्वेश्चन होता है वहाँ पर आपको कारण या परिणाम पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से कारण, किस वजह से मोपला विद्रोह हुआ था, या मोपला विद्रोह के परिणाम क्या थे, दक्कन के दंगे के वजह आपको कारण पूछ लेगा उसमें से। ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं वो स्टैंडर्ड यूपीएससी बीपीएससी लेवल पे पूछा जाता है। हालांकि बीपीएससी में फैक्ट ज़्यादा पूछेगा, तो आपका ज़्यादा फोकस किस पे रहना चाहिए, नाम और आंदोलन करता, और साथ ही साथ कारण भी देख लेना, और वर्ष याद रखिएगा तो आपको एक हायरार्की सेट करने में आसान होगा। ठीक है, तो इसको मिटा के ऐसा करते हैं, इधर वाला भी मिटा देते हैं। ठीक है, खाली बाद में याद दिला दीजिए क्योंकि ये स्पेस में आपको हम पूरा बता देते हैं। तो अब शुरू करते हैं कहाँ से, सन्यासी विद्रोह में आपको बता भी देंगे। ठीक है, मतलब कि डायग्राम के माध्यम से समझा भी देंगे, और उसके बाद वहाँ से आपको हम लिखवा भी देंगे। ठीक है, तो पहले पॉज कर लीजिए इसको।